हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के थर्ड पार्ट के बारे में। इसकी 2 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के इस थर्ड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे डेलीगेशन के बारे में और ये अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिरकार डेलीगेशन होता क्या है, इसके क्या एलिमेंट्स हैं और डेलीगेशन जैसा फंक्शन परफॉर्म करना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। आज का लेक्चर फर्दर प्रोसीड करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेलीगेशन के बारे में। बेसिकली डेलीगेशन मैनेजमेंट में परफॉर्म किए जाने वाला एक प्रोसेस है। जैसे कि आपको पता है कि मैनेजर्स को एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्क्स परफॉर्म करने होते हैं। उसमें से कुछ वर्क्स इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं और कुछ वर्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। अब अगर एक मैनेजर की बात की जाए तो कोई भी मैनेजर इतना कैपेबल नहीं होता कि वो ऑर्गेनाइजेशन के सारे वर्क्स खुद ब खुद परफॉर्म कर ले। एक मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन के उन वर्क्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे वर्क्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो डेली परफॉर्म किए जाते हैं, जिसके लिए ज्यादा स्किल्स नहीं चाहिए, जिसके लिए ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, यानी कुछ ऐसे वर्क्स जो डेली परफॉर्म किए जाते हैं, डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, ज्यादा स्किल्स नहीं चाहिए, उन सभी वर्क्स को एक मैनेजर ट्रांसफर कर सकता है और इसी प्रोसेस को हम डेलीगेशन कहते हैं। तो इसका मतलब डेलीगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक मैनेजर अपने वर्क को ट्रांसफर कर देता है अपने सबऑर्डिनेट की तरफ, क्योंकि एक मैनेजर सारा वर्क खुद परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर वो सारा वर्क खुद परफॉर्म करेगा तो उसके माइंड में इतना बर्डन हो जाएगा कि कोई भी वर्क वो परफेक्टली परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जिसके कारण एक ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होता जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेस नहीं अचीव कर पाएगी। तो इन शॉर्ट, क्योंकि एक मैनेजर के पास करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, जिसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, तो मैनेजर अपने इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर फोकस करने के लिए जो अनइंपॉर्टेंट टास्क होते हैं उनको वो ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन का भला हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है, सक्सेस हो जाती है। कैसे? क्योंकि जब एक मैनेजर अपना फोकस इंपॉर्टेंट वर्क्स के ऊपर लगा देगा और जो अनइंपॉर्टेंट डेली वर्क्स हैं वो अगर ट्रांसफर कर देगा, कोई और परफॉर्म करेगा उनको, तो मैनेजमेंट का काम भी होता जाएगा और इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर फोकस भी बना रहेगा। इसी प्रोसेस को हम डेलीगेशन प्रोसेस कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हो, a process of entrusting responsibility and authority to the subordinates and creating accountability on those employees who are entrusted responsibilities and accountability। यहां पर कह रहे हैं डेलीगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंडर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर देते हैं। इसके साथ साथ हम अकाउंटेबिलिटी भी ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि एक एम्प्लॉय जो है वो वर्क परफॉर्म कर सके, मैनेजर का वर्क एक एम्प्लॉय परफॉर्म कर सके। जब हम डेलीगेशन की बात करते हैं तो डेलीगेशन के प्रोसेस में टोटल 3 डिफरेंट एलिमेंट्स काउंट किए जाते हैं। फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड इज अथॉरिटी एंड द थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी। टोटल ये 3 एलिमेंट्स हैं जो डेलीगेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अब डेलीगेशन के प्रोसेस में होता क्या है, एक मैनेजर जो बिजनेस में किसी इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर, किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा है, उसको अपना सारा कंसंट्रेशन उस इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर लगाना होता है, और जो अदर वर्क्स हैं वो खुद परफॉर्म नहीं कर सकता,
क्योंकि उसको अपना कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर लगाना है। तो इस सिचुएशन में जब एक मैनेजर ओवरबर्डन में हो जाता है, उसके बाद बहुत ज्यादा वर्क हो जाता है, तो वो अपना कुछ वर्क शेयर करता है और उसी शेयरिंग करने को हम डेलीगेशन प्रोसेस कहते हैं। जब एक मैनेजर अपना वर्क शेयर करता है तो उस वर्क शेयर के बीच में 3 एलिमेंट्स इंवॉल्व होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है वो वर्क जो एक मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट को असाइन किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक सेलिंग मैनेजर है, सेल्स डिपार्टमेंट का एक सेलिंग मैनेजर है, सेल्स मैनेजर जिसको हम कहते हैं, उसको टास्क दिया गया है, सेल्स मैनेजर को टास्क दिया गया है कि उसको 1000 प्रोडक्ट्स सेल करने हैं 1 मंथ के बीच में, विद इन अ 1 मंथ। तो सेल्स मैनेजर जो है वो और भी बहुत सारे वर्क्स परफॉर्म कर रहा होगा। सेलिंग मैनेजर अपना ये डेली वर्क आगे असाइन कर सकता है, आगे किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, और इसी प्रोसेस को हम डेलीगेशन प्रोसेस कहते हैं। तो क्योंकि सेलिंग मैनेजर ओवरबर्डन फील कर रहा है, उसको अपने किसी और वर्क के ऊपर कंसंट्रेट करना है, इसलिए ये डेली के जो टास्क हैं, ये डेली के जो टारगेट्स हैं, वो इन टारगेट्स को आगे ट्रांसफर कर सकता है। जब एक सेलिंग मैनेजर अपने इस टास्क को फर्दर असाइन करेगा तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स इंवॉल्व होंगे। सबसे पहले इसमें इंवॉल्व होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लो कि इस सेलिंग मैनेजर ने 1000 यूनिट्स को सेल करने का टारगेट जो है वो अपने नीचे 5 बंदों को दे दिया, 5 सबॉर्डिनेट, यानी हर सबॉर्डिनेट को 200 यूनिट्स विद इन अ 1 मंथ सेल करने का टारगेट अचीव करना है। यानी सबसे पहले जब डेलीगेशन की जाती है तो उसमें पहली चीज क्या इन्वॉल्व होती है, पहला एलिमेंट उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है वर्क, टास्क। तो 1000 यूनिट सेल करने का टास्क सेलिंग मैनेजर को दिया गया था, उसने ये टास्क फर्दर अपने सबॉर्डिनेट्स को दे दिया, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर सबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, 200 यूनिट्स को सेल करना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है वो वर्क जो फर्दर असाइन किया जाएगा। इसमें फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज दोनों इन्वॉल्व होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सेलिंग मैनेजर ने 200 यूनिट्स को सेल करने का टारगेट फर्दर अलॉट किया है अपने सबॉर्डिनेट्स को, तो हर सबॉर्डिनेट को जो वर्क मिला है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वो फिजिकल भी मिली है और मेंटल भी मिली है। फिजिकल कैसे, हर वर्कर को 200 यूनिट सेल करनी पड़ेंगी, ये उनका फिजिकल टास्क है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपने इस 200 यूनिट्स के टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, ये उनकी मेंटल एबिलिटी है, मेंटल टास्क है। हर वर्कर को, हर सबॉर्डिनेट को सोचना पड़ेगा कि वो कैसे 200 यूनिट्स को सेल करें। सो जब डेलीगेशन की जाती है मैनेजर के द्वारा, तो पहला एलिमेंट उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। So the process of delegation begins when manager passes some of his responsibility to his subordinates. अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा, डेलीगेशन के प्रोसेस में एक मैनेजर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर नहीं कर सकता। यहां पर लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन begins when manager passes some of his responsibility. सो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली ट्रांसफर की जा सकती है, तो आंसर है नहीं। मैनेजर को अपना टास्क जो इंपॉर्टेंट है वो तो करना ही पड़ेगा, जो अनइंपॉर्टेंट टास्क है वो उसको ट्रांसफर कर सकता है। तो डेलीगेशन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर करने से। जब एक मैनेजर अपना कुछ टास्क, कुछ वर्क अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफर कर देता है। अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक ड्यूटी होती है, परफॉर्मेंस, एक टास्क होता है।
जो कि मैनेजर के द्वारा सबऑर्डिनेट को दिया जाता है। इट अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ये कहां से अराइज होता है? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशन से अराइज होता है, क्योंकि एक जो सुपीरियर है वही तो अपने सबऑर्डिनेट को टास्क दे सकता है। और जब हम बात करते हैं इसके फ्लो की, तो आपको पता होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो करती है, यानी एक जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन होता है उसमें सबसे पहले जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करता है। लेकिन फाइनल रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? दैट इज सबऑर्डिनेट। तो इसका फ्लो जो है वो फाइनल फ्लो अपवर्ड होता है। यहां पर हमें कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्लोज अपवर्ड बिकॉज सबऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। मैनेजर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे ट्रांसफर कर दी सबऑर्डिनेट को, फाइनल रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सबऑर्डिनेट। तो डेलीगेशन के प्रोसेस में पहला एलिमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिसमें एक मैनेजर अपना टास्क ट्रांसफर करता है अपने सबऑर्डिनेट को, लेकिन वो सारा टास्क ट्रांसफर नहीं कर सकता और ये अपवर्ड फ्लो प्रोसेस होता है। सेकेंड कंपोनेंट हमारे पास आता है अथॉरिटी। अपनी सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। जब एक सेलिंग मैनेजर ने 1000 यूनिट्स सेल करने का टारगेट यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर दी, तो क्या एक मैनेजर को अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं करनी पड़ेगी? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। भाई जब एक मैनेजर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ट्रांसफर कर दी तो मैनेजर को उतनी ही पावर भी देनी पड़ेगी सभी सबऑर्डिनेट्स को, ताकि वो अपना डिसीजन खुद ले सके। अब अगर एक सेल्स मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर देता है लेकिन अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं करता, यानी पावर किसी को भी नहीं देता डिसीजन लेने का, इन दैट सिचुएशन कोई भी सबऑर्डिनेट अपना टारगेट अचीव कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनके पास पावर ही नहीं है, उनके पास राइट ही नहीं है डिसीजन लेने का। अगर उन्होंने 200 यूनिट सेल करनी है तो वो कितनी पावर यूज कर सकते हैं? क्या वो बाय वन गेट वन का ऑफर दे सकते हैं? क्या रूल्स वो फॉलो करें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए? अगर एक सुपीरियर, अगर एक मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करता है, ट्रांसफर करता है, तो उसको इक्वल वे में अथॉरिटी भी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अब आपको याद होना चाहिए जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एक मैनेजर को, उतनी ही अथॉरिटी भी दे देनी चाहिए अपने सबऑर्डिनेट को। अगर अथॉरिटी ज्यादा हो गई तो अथॉरिटी का मिसयूज होगा, पावर का मिसयूज होगा। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में मिसमैच हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई, अथॉरिटी कम है, तो कंप्लीट टास्क नहीं हो पाएगा, क्योंकि पावर ही नहीं है डिसीजन लेने की। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, जितना टास्क दिया गया है उतना ही पावर भी देना चाहिए। तो इसका मतलब जो अथॉरिटी है वो कंप्लीट ट्रांसफर करनी चाहिए। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू मेक डिसीजन, यानी डिसीजन लेने का एक पावर। जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर की जाती है तो उसके इक्वल अथॉरिटी भी ट्रांसफर करनी चाहिए। ये हमारे पास फीचर्स दे रखे हैं अथॉरिटी के रिगार्डिंग। अगर हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जहां पर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन होता है, वहां पर अथॉरिटी कहां से ओरिजिनेट होती है? एक पर्सन की पोजीशन से, उसके स्टेटस से। वो कौन से स्टेटस पे है, वो टॉप लेवल पर है, मिडिल पर है या लोअर पर है, उसके अकॉर्डिंग उसके पास अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी रेफर्स टू राइट टू टेक डिसीजन ड्यू टू योर मैनेजरियल पोजीशन। अथॉरिटी एक डिसीजन मेकिंग पावर होती है जिसकी हेल्प से एक मैनेजर या फिर एक सबऑर्डिनेट अपना डिसीजन खुद ले सकता है। अथॉरिटी इज अ रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी जो है वो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश करती है, क्योंकि अथॉरिटी से ही पता चलता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके अंडर वर्क कर रहा है, कौन हेड है और कौन सबऑर्डिनेट है।
अथॉरिटी इज रजिस्टर्ड बाय लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब हम अथॉरिटी की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, पावर्स डिसाइड की जाती हैं कि किस हद तक डिसीजन लिया जा सकता है। अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम द स्केलर चेन। स्केलर चेन का प्रिंसिपल आपने किया होगा, वहां से ही हमें पता चलता है कि कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है, कौन कौन से लेवल पर वर्क कर रहा है, टॉप, मिडल या लोअर। अथॉरिटीज फ्लोज डाउनवर्ड। अब जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपवर्ड फ्लो करती है, लेकिन अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो करती है, क्योंकि जो अथॉरिटी है वो एक सुपीरियर ही देता है अपने सबऑर्डिनेट को, क्योंकि अथॉरिटी तो सुपीरियर के पास होगी, पावर सुपीरियर के पास है, और वो इसको शेयर कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। इन शॉर्ट, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होनी चाहिए डेलीगेशन के प्रोसेस में, ताकि मैनेजर ने जो वर्क दिया है अपने सबऑर्डिनेट को, सबऑर्डिनेट वो वर्क कंप्लीट कर सके अपनी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग। ऐसे ही थर्ड और लास्ट एलिमेंट हमारे पास आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, यानी अगर एक मैनेजर ने अपनी अथॉरिटी दे दी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी, तो आंसरेबिलिटी किसकी होगी? मतलब मान लो कि इन पांचों में से एक वर्कर जो है वो बीमार पड़ गया और उसने अपना 200 यूनिट्स को सेल करने का टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो टारगेट सिर्फ 800 अचीव हुआ। अब इस सिचुएशन में मैनेजर अकाउंटेबल है, आंसरेबल है या सबऑर्डिनेट? अगर देखा जाए तो सेलिंग मैनेजर, जो सेल्स मैनेजर है, उसका टारगेट था 1000 यूनिट्स को सेल करना, लेकिन उसने ये अपना टारगेट सबऑर्डिनेट्स को दे दिया, टारगेट नहीं अचीव हो पाया, तो मैनेजर लायबल होगा, अकाउंटेबल होगा या सबऑर्डिनेट? तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अकाउंटेबिलिटी जो है वो ट्रांसफर नहीं की जा सकती डेलीगेशन के प्रोसेस में। ये जो थर्ड एलिमेंट है ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ये शेयर किया जा सकता है। मतलब जो 200 यूनिट्स का टारगेट अचीव नहीं हो पाया, उसके लिए फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी मैनेजर की ही है। लेकिन हां, मैनेजर जो है वो डेली बेसिस के ऊपर फीडबैक अरेंज कर सकता है, यानी वो डेली चेक कर सकता है। 1 मंथ का टारगेट है ना, एक महीने में 1000 यूनिट सेल करनी है, तो जो मैनेजर है वो हर महीने अपने सबऑर्डिनेट्स का टारगेट चेक कर सकता है कि कितना अचीव हुआ, कितना अचीव नहीं हुआ। वो फीडबैक अरेंज कर सकता है, पता लगा सकता है। तो इसका मतलब फाइनल अकाउंटेबिलिटी तो मैनेजर की ही होगी, लेकिन वो अपनी अकाउंटेबिलिटी को शेयर जरूर कर सकता है। वो रीजन दे सकता है कि भाई एक बंदा बीमार हो गया था जिसने हमारा जो टारगेट है अचीव नहीं किया। और अगर डेली बेसिस के ऊपर फीडबैक लिया जाता है वर्कर से, अगर एक मैनेजर डेली इस वर्कर से फीडबैक ले रहा था, तो गलती होने से पहले ही पता चल जाता, वो बीमार हो गया है, टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा, ये पहले ही पता चल जाता और वर्क किसी और को असाइन कर दिया जाता। सो इन शॉर्ट, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है फाइनल आंसरेबिलिटी। तो यहां पर आप देख सकते हो, अकाउंटेबिलिटी मींस सबऑर्डिनेट्स विल बी आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीटेशन ऑफ टास्क। जो सबऑर्डिनेट है वो आंसर करेगा मैनेजर को, लेकिन जो फाइनल आंसरेबिलिटी है वो मैनेजर की ही होगी। यहां पर लिखा हुआ है द अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड और डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है, लेकिन भाई अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं की जा सकती। इट कैन ओनली बी शेयर्ड विद दिस सबऑर्डिनेट। इसको हम सिर्फ शेयर कर सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट के साथ, लेकिन हम इसको कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये हमारे पास फीचर्स दे रखे हैं अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, यानी फाइनल जिसने वर्क नहीं किया, अकाउंटेबल कौन होगा, फाइनल आउटपुट क्यों अचीव नहीं हुआ। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड और पास्ड। हम इसको शेयर कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं कर सकते, डेलीगेट नहीं कर सकते। हम अकाउंटेबिलिटी को रेगुलर फीडबैक की हेल्प से इन्फोर्स कर सकते हैं,
यानी मैनेजर डेली बेसिस के ऊपर अपने वर्कर्स को चेक कर सकता है और अगर कहीं पर मिस्टेक होती है तो पहले ही उसको करेक्ट कर सकता है। इट फ्लोज अपवर्ड, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो करती है, अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो करती है, अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी अपवर्ड फ्लो करती है, क्योंकि हमेशा एक सबॉर्डिनेट ही है जो मैनेजर को आंसरेबल होता है और फिर मैनेजर आगे अपने टॉप बॉस को आंसरेबल होता है। सो ये अपवर्ड फ्लो करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो डेलीगेशन के प्रोसेस में आपके पास 3 ही एलिमेंट्स होते हैं। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपका डेलीगेशन प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर करने से ही स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैनेजर अपना एक्ट, अपना टास्क, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर करता है, लेकिन ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं की जा सकती। और दूसरा, ये अपवर्ड मूव करती है। जैसे ही एक मैनेजर्स के द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर की जाती है तो उसके इक्वलेंट अथॉरिटी भी ट्रांसफर करना जरूरी है। अथॉरिटी जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफर की जा सकती है और इसका फ्लो जो है वो डाउनवर्ड होता है। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट हमारे पास है अकाउंटेबिलिटी, जो कि आंसरेबिलिटी होता है। अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं की जा सकती, ये सिर्फ शेयर की जा सकती है, क्योंकि फाइनल अकाउंटेबल तो मैनेजर ही होगा और इसका फ्लो अपवर्ड ही होता है, क्योंकि हमेशा एक सबऑर्डिनेट ही है जो अपने मैनेजर्स के लिए अकाउंटेबल कहलाता है। अगर हम बात करें इनके बीच के डिफरेंस की, तो पहला डिफरेंस हमारे पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी। शॉर्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ड्यूटी, जो कि हमें परफॉर्म करनी है, एक्ट, टास्क। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, जो फाइनल आउटकम आएगा उसका आंसरेबिलिटी। सबसे पहले अगर हम मीनिंग की बात करें तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन के प्रोसेस में कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं की जा सकती। इसमें एक मैनेजर अपना कुछ टास्क ट्रांसफर करता है। जब वो अपना कुछ टास्क ट्रांसफर करता है तो उसमें फिजिकल और मेंटल दोनों एक्टिविटीज ट्रांसफर की जाती हैं। जबकि अकाउंटेबिलिटी जो है वो ट्रांसफर ही नहीं की जा सकती, ये सिर्फ शेयर की जा सकती है और इसका डायरेक्ट रिलेशन फाइनल आउटकम से होता है, आंसरेबिलिटी से होता है। अगर हम डेलीगेशन की बात करें तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंटायरली डेलीगेट नहीं की जा सकती और अथॉरिटी कभी डेलीगेट ही नहीं की जा सकती, ये सिर्फ शेयर की जा सकती है। फ्लो ऑफ डायरेक्शन, ये भी हम आपको बता चुके हैं। डेलीगेशन जो है वो अपवर्ड फ्लो करती है, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी अपवर्ड ही फ्लो करती है, क्योंकि जो एक सबऑर्डिनेट है वो अपने मैनेजर के लिए और एक जो मैनेजर है वो अपने बॉस के लिए अकाउंटेबल होता है। अगर वर्क नहीं होता तो वो रिस्पॉन्सिबल कहलाते हैं। ऐसे अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अथॉरिटी का मतलब तो आपको पता ही है, पावर, डिसीजन लेने की पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब टास्क, ड्यूटी, जो वर्क कंप्लीट किया जाएगा। सबसे पहले अगर मीनिंग देखा जाए तो अथॉरिटी एक डिसीजन मेकिंग पावर होती है जिसके थ्रू एक सबऑर्डिनेट डिसीजन ले सकता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो टास्क होता है जिसके लिए डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है, यानी ये ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है। Origin. Authority arises because of a formal position in the organization. अथॉरिटी का उत्पन्न कहां से होता है? अथॉरिटी का जन्म कहां से होता है? भाई अथॉरिटी का जन्म होता है ऑर्गेनाइजेशन में। आपकी पोजीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपकी हायर पोजीशन है तो आपके पास अथॉरिटी ज्यादा होगी, अगर आपके पास लोअर पोजीशन है तो आपके पास अथॉरिटी कम होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का उत्पन्न कहां से होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। इसमें पोजीशन मैटर नहीं करती है, अगर आप सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशन में आते हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। थर्ड हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जो अथॉरिटी है वो डाउनवर्ड फ्लो करती है, क्योंकि एक जो सुपीरियर है वो अपनी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को देता है ताकि वो अपना काम कर सके, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपवर्ड मूव करती है। डेलीगेशन की अगर बात की जाए तो अथॉरिटी तो हम कंप्लीट डेलीगेट करते हैं,
लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कंप्लीटली डेलीगेट नहीं कर सकते, क्योंकि मैनेजर को अपना काम जो इंपॉर्टेंट वाला है वो तो खुद ही करना पड़ेगा ना, वो सारे काम डेलीगेट नहीं कर सकता। सो ओवरऑल तीनों के बीच का डिफरेंस आपके सामने है, इसको रीड कर लीजिएगा अपनी कन्वीनियंस के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेलीगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। एक मैनेजर अपना टास्क ट्रांसफर क्यों करता है, वो सारा टास्क खुद क्यों नहीं करता। मैनेजर के टास्क ट्रांसफर करने से ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलता है भाई। इंपॉर्टेंस नंबर 1, इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब जैसे कि आपको पता है कि मैनेजर्स के पास बहुत सारे वर्क्स रहते हैं, जिसमें से कुछ वर्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ वर्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। भाई ऐसे वर्क्स जो रूटीन वर्क्स होते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें ज्यादा डिसीजंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, मैनेजर उनको ट्रांसफर कर सकता है। और जब ऐसे वर्क्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है तो मैनेजर फ्री हो जाता है उन इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर कंसंट्रेट करने के लिए जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देती है। सो डेलीगेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है। डेलीगेशन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि मैनेजर अपना वर्क जो है, अपना ब्रेन जो है, अपने एफर्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट वर्क्स को अचीव करने के लिए लगा सके, यूज कर सके, और जो रूटीन वर्क्स हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। सो इफेक्टिव मैनेजमेंट करने के लिए एक मैनेजर को यह करना ही पड़ता है। सेकंड हमारे पास है एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। अब जैसे कि आपको पता है कि डेलीगेशन के प्रोसेस में मैनेजर अपना टास्क सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर करते हैं। तो इन दैट सिचुएशन भाई मैनेजर का काम सबऑर्डिनेट कर रहा है, मैनेजरियल लेवल का वर्क सबऑर्डिनेट कर रहा है, तो क्या नीचे जो बंदे हैं, मैनेजर्स के नीचे जो बंदे हैं जिनको टास्क दिया गया है डेलीगेशन के बाद, क्या उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी? क्या उनको कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा? क्या उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी? आने वाले समय में वो एक अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते क्या? ऑब्वियसली यस। भाई अगर मैनेजर का वर्क एक सबऑर्डिनेट परफॉर्म करेगा तो धीरे धीरे उसके अंदर वो स्किल्स डेवलप होने लग जाएंगी जो मैनेजर लेवल पर चाहिए, और आने वाले समय में हो सकता है कि वही सबऑर्डिनेट हमारा मैनेजर बन जाए, क्योंकि वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले चुका है, उसके पास वो सारी स्किल्स आ चुकी हैं जो उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। सो जब एक मैनेजर अपना टास्क सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर करता है तो सबऑर्डिनेट उन टास्क को परफॉर्म कर करके एक्सपर्ट हो जाता है और वो डेवलप हो जाता है, उसकी नॉलेज इंक्रीज हो जाती है। तो सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है, डेलीगेशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि डेलीगेशन करने से जो सबऑर्डिनेट लेवल के वर्कर्स हैं भाई उनके डेवलपमेंट हो जाते हैं। थर्ड हमारे पास है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब ये भी सिंपल प्रोसेस है भाई, जब मैनेजरियल लेवल का वर्क सबऑर्डिनेट्स करेंगे तो क्या वो मोटिवेट नहीं हो जाएंगे? ऑब्वियसली हो जाएंगे। कैसे? सिंपल है भाई, सबऑर्डिनेट ये सोचेगा मैं मैनेजर का वर्क कर रहा हूं, मैनेजर ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, मैनेजर को मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूं। वो ऐसा फील करेगा कि वो मैनेजर बन चुका है, वो मोटिवेट हो जाएगा, उसको लगेगा कि भाई मेरे को एक तरह से मैनेजरियल लेवल की ट्रेनिंग मिल रही है, वो पहले से ज्यादा अच्छे से काम करेगा, मोटिवेट होकर काम करेगा, वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेगा, वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेगा कि मैनेजर्स के सामने मैं एकदम परफेक्ट बन के दिखाऊं। तो जब मैनेजर्स का वर्क सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर किया जाता है तो सबऑर्डिनेट्स मोटिवेट होकर काम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये हमारे लिए एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, हमें मैनेजर का वर्क दिया जा रहा है, हम उस लेवल तक वर्क कर सकते हैं, हमारे ऊपर एक ट्रस्ट जताया जा रहा है, हमारे ऊपर एक भरोसा जताया गया है मैनेजर के द्वारा, तो वो और भी ज्यादा मोटिवेट होकर अच्छा काम करता है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ, फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। अब जैसे कि आपको पता है डेलीगेशन के प्रोसेस में एक मैनेजर जो है वो अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण एक सबऑर्डिनेट का जो माइंड है वो और भी ज्यादा अच्छे से काम करता है, उसकी क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उसको हम वर्क देते हैं। एक सबऑर्डिनेट को जिस तरह का काम आता है हम उसको उस तरह का काम दे देते हैं, जिसके कारण वो और भी ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है,
बार बार एक ही काम करते करते वो एक्सपर्ट हो जाता है, स्पेशलिस्ट हो जाता है, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन की वेस्टेज कम हो जाती है और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि डेलीगेशन के प्रोसेस में एक मैनेजर अपना टास्क उन वर्कर्स को देता है जिनको टास्क करना आता है, और बार बार एक ही टास्क को परफॉर्म करते करते वर्कर स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, और जिसके कारण पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की। अब आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट की हिरार्की बनाने के लिए डेलीगेशन का फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग मैनेजर्स होते हैं, वो टास्क डिवाइड करते हैं डिपार्टमेंट्स में। हर डिपार्टमेंट के हेड को वो उसका टास्क बता देते हैं। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट को टास्क बता दिया, फिर आगे वो अपने सबऑर्डिनेट्स को टास्क देता है। परचेज डिपार्टमेंट को बता दिया, वो आगे टास्क देता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को टास्क बता दिया, फिर वो आगे अपने वर्कर्स को टास्क देते हैं। यानी डेलीगेशन फंक्शन करने से ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा भी तैयार हो जाता है। कई बार पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक हिरार्की बन जाता है, सीक्वेंस बन जाता है। हिरार्की का मतलब होता है कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है। और क्योंकि डेलीगेशन के प्रोसेस में एक सुपीरियर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को वर्क असाइन करता है, तो इसके थ्रू पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक हिरार्की डेवलप हो जाती है। सभी को पता चल जाता है कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसके पास कितनी पावर है, कौन कितना डिसीजन ले सकता है, किसको क्या काम करना है। फिफ्थ बेनिफिट क्या है? डेलीगेशन करने से मैनेजमेंट की एक हिरार्की बन जाती है और सभी को अपना रिलेशन पता चल जाता है। सिक्स्थ हमारे पास है बेटर कोऑर्डिनेशन। अब क्योंकि डेलीगेशन के प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में एक ढांचा तैयार हो जाता है, एक हिरार्की बन जाती है। सभी को पता रहता है कि उनको कौन सा काम करना है, कब करना है, कैसा काम करना है, किसके अंडर काम करना है, काम नहीं होगा तो किसको रिपोर्ट करनी है, सब पता है सबको डेलीगेशन फंक्शन के कारण। तो क्या डेलीगेशन से ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं बढ़ेगी? ऑब्वियसली यस। भाई जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा तैयार हो जाएगा, हिरार्की बन जाएगी, सबको पता रहेगा कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, किसको रिपोर्ट करना है, कब रिपोर्ट करना है, अगर कोई रिजल्ट अचीव नहीं हो पाया तो किसको बताना है, किसको फीडबैक देना है, सबको पता रहेगा। इसका मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होगी, सभी एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ काम करेंगे, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहेगी। ऐसे ही सेवेंथ इंपॉर्टेंस हमारे पास है रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। अब क्योंकि आपको पता है डेलीगेशन फंक्शन केवल और केवल इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि मैनेजर अपना इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर कंसंट्रेट करे, और जो अनइंपॉर्टेंट टास्क है, जिसकी ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, जो डेली रूटीन का वर्क होता है, उसको वो डेलीगेट कर दे, ट्रांसफर कर दे। इसके साथ साथ डेलीगेशन फंक्शन इसलिए भी परफॉर्म किया जाता है ताकि मैनेजर के वर्कलोड को कम किया जा सके। अब भाई कई बार मैनेजर्स के पास बहुत सारा वर्क होता है एक सिंगल डे में। इन दैट सिचुएशन मैनेजर इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए जो इंपॉर्टेंट टास्क नहीं होते वो उनको ट्रांसफर कर सकता है, जिसके कारण उसका वर्कलोड कम हो जाएगा और वो ज्यादा अच्छे से बेटर परफॉर्मेंस दे पाएगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंचा पाएगा। तो डेलीगेशन के प्रोसेस में जो मैनेजर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर देता है सबऑर्डिनेट को, जिसके कारण उसका वर्कलोड भी कम हो जाता है। तो सेवेंथ इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन की? डेलीगेशन एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू मैनेजर्स का वर्कलोड थोड़ा कम हो जाता है और मैनेजर इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर कंसंट्रेट कर पाते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया डेलीगेशन के बारे में। भाई अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके जितने भी एमसीक्यूज हैं वो इसी टॉपिक्स में से बनेंगे, तो टॉपिक वाइज अच्छे से रिवीजन करते जाइए, एमसीक्यूज की रिवीजन अपने आप होती जाएगी। तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए।